जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं जो मतलब कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो बची हुई थी विद्युत की उसकी। और यहाँ पे हम बताए थे आप लोगों को क्या क्या बता चुके थे, फिर आगे हमको क्या बताना है उसकी बात कर लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में क्या क्या आपको बताए थे और इस वाली वीडियो में हमको क्या क्या बताना है पहले चर्चा करते हैं। पहले हम जो बता दें उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले आप लोग हम बता दिए थे आवेश आवेश बता दिया गया था आपको, और बता दिया गया था आपको विद्युत धारा। विद्युत धारा हो गया था। उसके बाद से आप लोग को विभव बता दिए थे, विभव विद्युत विभव। फिर बताए थे आप लोगों को विभवांतर बताए थे बच्चा। ये आप लोग टॉपिक मतलब कि पहले वीडियो में हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किसकी चर्चा होने वाली है। अभी यहाँ पे ओम का नियम, ओम का नियम। उसके बाद से इसको प्रभावित करने वाले कारक, कारक। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम है, समांतर क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर समायोजन। और इस पे एक बार से इसको पढ़ना हमको, इसमें से न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इतना कवर करने वाले हैं, हमको क्या पढ़ना है उसमें चर्चा होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि प्रतिरोध क्या होता है। पहले बात करेंगे हम लोग प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध किसी जैसे आप लोग सिंपल देखे होंगे कि जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं, मतलब कि साइकिल चला रहे होते हैं, तो हमारा रास्ता ऐसे जा रहा होता है, बीच में क्या आ जाता है, हमारा ब्रेकर आ जाता है। ब्रेकर आता है, फिर हमारा क्या होता है, रास्ता चल रहा होता है। यानी हम क्या कर रहे होते हैं, इस पे जा रहे होते हैं, जैसे ब्रेकर आता है हमारा स्पीड का हो जाता है, कम हो जाता है। यानी हमारे गति का अवरोधक होता है। गति का क्या होता है, हम चल रहे होते हैं और उसको क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। यानी जब रोकेगा तो क्या हो जाएगा, अवरोधक होगा। यानी आपकी गति को क्या कर दिया, रोक दिया, आपके वेग को क्या कर दिया, रोक दिया। यानी आपके जो प्रवाह था उसको क्या कर दिया, रोक दिया। तो वही बात है, प्रतिरोध भी यही करता है कि जब मतलब कि विद्युत धारा इसमें बह रही होती है, जो विद्युत धारा बह रही होती है, जैसे इसके पास जाता है तो क्या करता है, इसको रोकने का कार्य करता है। यानी जो क्या करता है, आवेश के परिवाह, जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, जो विरोध करता है, जो उसको मतलब कि विरोध करने का कार्य करता है, सब क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम लोग प्रतिरोध की, यानी विद्युत के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने वाला विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। इसे हम किसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से क्या करते हैं बच्चा, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तब बात समझ में आ रहा होगा। यानी विद्युत धारा किसे, विद्युत मतलब कि प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले को क्या कहते हैं, करने वाला क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे हम किसे दिखाते हैं बच्चा, आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अभी आप लोग बताया कि आप चल रहे होते हैं, जा रहे होते, जा रहे हो, जैसे बीच में क्या है, आपका ब्रेकर पड़ा, आपकी क्या पड़ गया, ब्रेकर, जिसको हम लोग ब्रेकर कहते हैं, अपने वहाँ ब्रेकर कहते हैं। तो अब इसका भी मतलब कि विद्युत धारा का ब्रेकर ये होता है। ये भी ज्यादातर क्या करते हैं, रोकने का कार्य करता है। इसे हम किसे दिखाते हैं बच्चा, आर से दिखाते हैं। क्या करते हैं, आर से क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये बात समझ में आई कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मतलब उसमें जो रुकावट होगी वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा।
अब बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोध हो गया से आर से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे और यहाँ दिखा देंगे विद्युत प्रतिरोध मतलब कि धारा जा रहा होता है। यहाँ पे कहा आपकी आई हो गई और ये कहा होगा आपका प्रतिरोध हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, आपको उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ओम के नियम का। तो ओम का नियम क्या कहता है भाई, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ओम का नियम, ओम के नियम की बात कर लें तो किसी भी मतलब कि परिपथ में कि जो चालक परिपथ होता है, जैसे सिंपल समझे हम लोग कि एक मान लीजिए आपका चालक परिपथ है, ये क्या है, तार है, ठीक है। अब ये तार हो गया तो तार का जो परिपथ होगा मतलब ये जो परिपथ होगा जिसमें मतलब विद्युत धारा आसानी से होगी प्रवाहित होगी। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि किसी भी मतलब कि विद्युत पथ जो परिपथ होता है, परिपथ के दोनों सिरों पे उत्पन्न विभव, दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव, इसमें प्रवाहित की गई धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बताए थे ओम। कौन बताए थे, ओम। इसको क्या कहते हैं, ओम का नियम भी कहते हैं। यहाँ आप लिखेंगे किसी परिपथ के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव परिपथ के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव, इसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कोई परिपथ हो गया, जैसे मान लीजिए परिपथ हो गया, परिपथ हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो, दोनों से जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें प्रवाहित की गई धारा के क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मतलब की, तो क्या हो जाएंगे, अर्थात ये कर लें, अतः भी समानुपाती क्या हो जाएगा आपका, आई। भी समानुपाती क्या हो जाएगा, यानी प्रवाहित की गई धारा जो मतलब की धारा होती है वो विभव की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब भी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है, आता है। जब आता है तो क्या लिख लेंगे, भी इक्वल टू आई का हो जाएगा यहाँ पे आर, भी का हो जाएंगे आई आर। जहां आर क्या है, जहां आर समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। v बराबर कितने मिल गया आपको, आई आर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे v बराबर आई आर हो गया, तो r बराबर कितना मिल जाएंगे बच्चे, v बाई आई। आर इक्वल कितना मिल जाएंगे, v बाई आई। तो ये बात समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिरोध किसे कहेंगे, ओम का नियम क्या होता है और क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि समानुपाती से मतलब कि बताया है कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित जो क्या होती है, उत्पन्न जो विभव होता है उसके मतलब प्रवाहित की गई धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। भी समान बीच को जब समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो कोई ना कोई क्या जाएगा, कांस्टेंट आएगा, जहां आर क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, नियतांक हो गया। अब बात करेंगे आर इक्वल टू वी बाई आई, ये मिल गया हमको अब यहाँ पे हम जानते हैं, तो यही कहा हो जाएगा ओम के नियम के लिए मतलब कि निस्तार हो गया कि ये इसको कहेंगे। अब बताएंगे यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है भाई, तो मात्रक इसका होता है, लिख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, खत्म, ओम होता है। यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ये लिख लें, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओम होता है। कभी कोई पूछ सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा आपका, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो इतना बात आप लोग समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम चर्चा कर लेते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कि पहला जो बात करेगा पहली जो होगी वो क्या हो जाएगा, तार की लंबाई पर, तार की क्या हो जाएगा, लंबाई पर।
दूसरा इसमें हो जाएगा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा हो जाएगा तार की पदार्थ पर, यानी इन्हीं तीनों पर क्या करता हो, निर्भर करता है कि मतलब कि किस प्रकार का प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहली बात होगी बच्चा कि यहाँ पे तार की लंबाई पर, तो तार की लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे सिंपल समझिए, जितना ही दूर से आप तार खींच के लाएंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसमें प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी अब मान लीजिए कि देखिए जैसे जैसे अब मान लीजिए कि एक 10 में यहाँ पे 10 मीटर से हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि कोई तार जला रहे हैं, एगो 1 किलोमीटर से क्या करें हम मतलब ला करके तार जलाएं। तो अब बताइए मतलब कि इतना दूर से ला के बल्ब जलाएंगे तो बल्ब डिम हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज्यादा हो गया। जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बस उसके मतलब जो विद्युत धारा बार बार रुकावट होगा, बार बार जब रुकावट होगा तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही बात कर लें कि अगर मतलब कि अगर पास रहेगा तो भाई आसानी से मिल जाएंगे आपको, मतलब कि प्रतिरोध कम रहेगा। जब प्रतिरोध कम रहेगा तो आपको विद्युत धारा क्या हो जाएगी, शुद्ध रूप से मिलेंगी। बात कहने का मतलब यह है कि जब तार की लंबाई बढ़ाते हैं, तार की लंबाई क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो विद्युत प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी तार की लंबाई जो होता है, मतलब कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो तार के लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे तार बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें प्रतिरोध क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे सिंपल आप लोग देखे होंगे कि शादी विवाह में जब हम लोग क्या नाम जनरेटर लाते हैं तो मतलब कि बहुत दूर नहीं करते, बहुत दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि मतलब कि अच्छा बिजली हमको नहीं मिल पाएगी। तो हम कुछ दूरी पे ही लगाते हैं ताकि हमको आसानी से अच्छा से अच्छा बिजली का होता रहे, मिलता रहे। अगर हम 1 किलोमीटर दूर कर दें, आवाज नहीं आए उसके लिए 1 किलोमीटर दूर कर दें तो और वहां से कहीं वही चला लो, वही विद्युत धारा तो आ ही रहा है, तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत जो मतलब कि धारा होगी जो क्या हो जाएगा, जब बहुत लंबाई बढ़ जाएगी और जब लंबाई बढ़ेगी तो विद्युत जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपको विद्युत धारा मतलब कि शुद्ध रूप से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रतिरोध उसको रोकेगा, और रोकेगा तो पूरा पूर्ण रूप से हमको मिलना क्या होगा, विद्युत धारा मिल नहीं पाएगा। तो पहली बात होती है तार की लंबाई पर निर्भरता, यानी तार की लंबाई जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। लोग तार की लंबाई में वृद्धि करने पर, तार की लंबाई में ऐसे लिख लेंगे समानुपाती होता है, यानी आर समानुपाती का हो जाएंगे एल। यानी तार मतलब कि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तार की लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरी बात होती है तार की मोटाई पे। आप लोग सिंपल देखे होंगे कि अगर हमको मतलब कि प्रेस चलाना हो या मोटर चलाना हो तो हम क्या करते हैं, 1 रुपया क्या ना या 2 रुपया पतली तार से हम चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो उस समय क्या हो जाएगा, देखिए अब मान लीजिए ये आपका कुछ समय के लिए वायर हो गया, तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, देखिए ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है अगर इसको हम काटें तो काटेंगे तो बताइए इसी तरह का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब इसके क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। हम वही कहे हैं तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी तार कितना मोटा है। अब तार जब मोटा रहेगा तो आपको मतलब का उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तार पतला रहेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही कारण होता है कि अगर हम क्या करते हैं, क्या नाम है, प्रेस में पतली तार का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, गलने की आशंका ज्यादा रहती है। मोटा वायर होता है तो आसानी से हम चला लेते हैं क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम रहेगा। अगर वही प्रतिरोध मान लीजिए कि तार हम पतला कर दिए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा, और जब घर्षण बढ़ेगा तो भी मतलब कि क्या नाम है, तार को गलने की आशंका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही कारण होता है, प्रतिरोध का ही कारण होता है कि मतलब कि पतला तार का होता है, आसानी से गल जाता है। जैसे मतलब उसमें जब थोड़ा लोड पड़ता है, लोड का पड़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। तो ये चीज था। तो तार की मोटाई का होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या होता है, निर्भर करता है। यानी यूं कहें हम तो आर मतलब कि यहां लिख सकते हैं तार की मोटाई
के क्या होता है बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, यानी जो प्रतिरोध है उसके क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है, यानी प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर क्षेत्रफल मतलब कि बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान घटेगा। यानी ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात कर लेते हैं हम तार की पदार्थ पर। तो यानी बात कर ले विभिन्न मतलब की पदार्थों पे, विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर, पदार्थों के लिए कर ले प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे बात कर रहे हम, और मतलब कि एक एल्युमिनियम का तार ले लें, एक कॉपर का तार ले लें, और मतलब कि एक सोने की तार ले लें, चांदी की तार ले लें, तो सबसे सुग्राह्यता जो होगी मतलब कि सोने की तार में हो जाएगी, अच्छा सुचालक मिलता है। चांदी की हो जाएगी, अच्छा सुचालक होता है, उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। तो जिस प्रकार के हम क्या करेंगे, मतलब कि तार लेंगे, जिस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करेंगे, प्रतिरोध का करेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है किस प्रकार की है। सिंपल लिख दिया बच्चा आप लोगों को कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए प्रतिरोध का होता है, अलग अलग होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों बातें समझ में, जीवन में कभी नहीं भूलेगा कि क्या हो जाएगा, जब प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, मतलब कि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान घटेगा, उसके व्युत्क्रम होगा, उल्टा होता है। तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए क्या होता है, प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। अब अगला टॉपिक बात कर लेते हैं हम, विशिष्ट प्रतिरोध। बड़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो यहां बात कर लेते हैं अभी तीसरी बात की, हम आप लोग सब जो बोले थे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है उसकी बात कर ले यहां पे हम लोग। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी चालक में प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम जानते हैं बात कि किसी चालक में जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती तथा क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अभी हम बताएं आप लोगों को कि अर्थात आर समानुपाती क्या हो जाएंगे, एल समीकरण क्या बनाएंगे इसको, एक आर समानुपाती कितने मिल जाएंगे, 1/a, समीकरण क्या मिल जाएंगे यहाँ पे आपको 2। अब लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व किससे 2 से, 1 व किससे 2 से। अब देखा जाए तो आर समानुपाती कितने मिल जाएंगे, L/A, आर का वैल्यू ये भी है, आर का वैल्यू ये भी है, तो आर समानुपाती कितना मिल जाएगा, L/A। अब यहाँ पे समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कहा जाएगा कांस्टेंट आएगा, और जब कांस्टेंट आएगा तो क्या लिख लें यहाँ पे, आर इक्वल टू रो इंटू L/A, आर इक्वल टू रो इंटू L/A। हमको क्या, तो जहां भी लिख लेंगे, जहां रो, इसको रो कहते हैं, RO, या हिंदी में इसको हम लोग रो कहेंगे, ठीक है।
तो जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, समानुपाती स्थिरांक है, तो अब यहाँ पे हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए अब रो चाहिए तो रो इक्वल टू कितना मिल जाएंगे, ये इधर गुणे में है आए तो क्या करेगा यहाँ पे भाग करेगा, यानी सिंपल लिख हम लोग, तो R इंटू ए और L आएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, L बराबर कितना मिल जाएंगे रो। इसको सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, रो इक्वल टू R A बाई कितना मिल जाएंगे आपको L। ठीक है, यही क्या है बच्चा हमारा, यही विशिष्ट प्रतिरोध है, यही रो क्या है बच्चा हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो बात समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं, किसी चालक में प्रतिरोध उसके क्या होता है, लंबाई के समानुपाती, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अर्थात R समानुपाती का हो जाएंगे L, यानी पहली वाली बात। और दूसरा लिखा है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/a, और समीकरण को दूसरे देखनी है तो भाई ये मिला है, उसके बाद से क्या किए हैं, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और रो इक्वल टू कितना मिल जाएंगे L/a, तो अब क्या किया यहाँ पे, मतलब कि R इंटू ए बाई कितना हो जाएंगे L, और यहाँ पे रो का वैल्यू मिल गया, यही कहा हमारा जो रो है का विशिष्ट प्रतिरोध है। यदि बात कर लेते हैं कि यदि थोड़ा देख लें यहाँ पे, यदि तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और तार की लंबाई 1 मीटर तथा तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो R इक्वल टू रो इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको, R इंटू, अब देखिए A का जो वैल्यू है कितना मिला आपको, क्षेत्रफल कितना मिला है A, और A का वैल्यू कितना मिल गया आपको 1 मिल गया, बटा में L का वैल्यू कितना मिला आपको 1 मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में जो रो होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या हो जाएगा, मतलब जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, समान मतलब कि बराबर ही होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मतलब कि यदि तार की लंबाई 1 कर लें और मतलब कि उसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस समय जो मतलब कि जो प्रतिरोध क्या ना विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध का क्या होता है, बराबर ही होता है। हम यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि प्रतिरोध मतलब की श्रेणी, देखिए अगर मतलब कि यहाँ बात कर रहे जैसे प्रतिरोध हो जाए, प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोध का समायोजन, तो प्रतिरोध हम दो तरीके से जोड़ते हैं बच्चा। एक होता है जैसे मान लिया हमने क्या किया, ऐसे करके जोड़ा, फिर एक और प्रतिरोध हमने क्या किया, ले लिया, फिर एक और प्रतिरोध करके हमने ले लिया, फिर एक और प्रतिरोध करके हमने क्या कर लिया, ले लिया। तो इस तरह से और प्रतिरोध जुड़े रहते हैं। देखिए ये प्रतिरोध हो गया, तो है मान लीजिए आपका R1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे R2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे R3, ये क्या हो जाएंगे R4। तो अगर इस तरह से जुड़े रहते हैं, यानी किसी पहले प्रतिरोध का दूसरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला, फिर मतलब कि तीसरे प्रतिरोध का दूसरा, चौथे प्रतिरोध का पहला, इस तरह से अगर मतलब कि क्या नाम है प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, तो ऐसे प्रतिरोधों को जो समायोजन होता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। अगर मान लीजिए इन्हीं प्रतिरोधों को हमने क्या करते हैं, ऐसे करके जोड़ दें, जैसे अगर इन सबको मिलाकर के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्रतिरोध, इन सबको मिलाकर के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्रतिरोध के साथ अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए सबका मतलब कि सारे प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, सबका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, इस क्रम में अगर मतलब क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं मतलब कि प्रतिरोधों को, जिसको कहते हैं हम लोग समांतर क्रम समायोजन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, समांतर क्रम समायोजन। और ये क्या कहलाएगा आपका, श्रेणी क्रम समायोजन था, श्रेणी क्रम समायोजन। तो ये दोनों बात समझ में आई कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या होगा, समांतर क्रम समायोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
और समांतर क्रम को कैसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनका मतलब कि विस्तार का कैसे मतलब करना है हमको, तो आइए चर्चा कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम समायोजन का। तो पहला हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम तो इस प्रकार की श्रेणी में इस विधि में प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हो तो ऐसे श्रेणी को, ऐसे समायोजन को लिख लेंगे, ऐसे समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। यानी इस प्रकार से कोई जुड़ा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समायोजन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक मतलब कि मान लेते हैं कि एक बना लें यहाँ पे हम लोग कि जैसे ऐसे जुड़ जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो बैटरी जोड़ लेते हैं हम लोग, हम लोग कुंजी लगा लें, इसका क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं। ये आपका हो गया प्रतिरोध R1, ये क्या हो गया R2, क्या हो गया R3। यानी इस प्रकार के समायोजनों में हम क्या करते हैं, पहले मतलब देख लेते हैं कैसे क्या करें, प्रतिरोधों को सजाएंगे। यहाँ पे क्या किया, बैटरी से हम लोग इसको जोड़ दिए। अब जोड़ने के पश्चात क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब इसका मतलब कि श्रेणी क्रम बताएंगे कि फार्मूला कहाँ से बनता है, तो देखते रहिए। एक और बिंदु आप लोग ध्यान देंगे इसमें कि इसमें क्या होता है, स्टार्ट में लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के समायोजन में, इस प्रकार के समायोजन में धारा समान रहता है, धारा का मान नहीं बदलता है। ये विद्युत धारा का मान वो क्या हो जाएगा, नहीं बदलेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कहा जाएगा आई, यहाँ कहा जाएंगे आई रह जाएंगे, यहाँ कहा जाएंगे आई रह जाएंगे, यहाँ कहा जाएगा V1, यहाँ कहा जाएगा आपका V2, यहाँ कहा जाएगा आपके V3। यानी विभवांतर का मान कहा जाएगा बदलेगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि V1 की बात कर लें, हम जानते हैं V इक्वल कितना हो जाएगा आपके, तो लिख लेंगे V1 के लिए कितना हो जाएगा I R1 सूत्र का बना लें यहाँ पे एक, V2 के लिए क्या हो जाएगा I R2 समीकरण क्या मिलेंगे आपको 2, V2 3 इक्वल कितना मिल जाएंगे I R3 इक्वल कितना मिल जाएगा आपको समीकरण 3। एक और बना लेते हैं, चलिए ठीक है। अब क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण का हो जाएगा 2 धन समीकरण का हो जाएगा आपका 3। इन तीनों का कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए V1 V2 V3, तो यहाँ लिख लें हम लोग V1 प्लस V2 प्लस में V3, तो कितना मिल जाएंगे I R1 प्लस में I R2 प्लस में I R3।
अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना मिलेंगे आपको V। कुल विभवांतर कितना होता है, कुल विभवांतर बराबर कितना मिलेगा V1 V2 V2 कितना मिलेगा हम लोग V। तो यहाँ क्या लिख लेता हूँ, इसके चारों जगह हमने क्या लिख लिया V बराबर कितना मिलेगा आपको I प्लस में I, सब में क्या दिख रहा है I दिख रहा है भाई। तो सब देखिए I सब में है, तो I कॉमन कर रहे कितना मिलेंगे R1 प्लस में R2 प्लस में कितना मिलेंगे आपको R3। अब V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है IR बराबर कितना मिलेंगे आपको IR1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब I से I का हो जाएगा कट जाएगा, यानी R बराबर कितना मिल जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यही कहा जाएगा आपका मतलब कि समांतर श्रेणी क्रम समायोजन के लिए क्या हो जाएंगे, सूत्र हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम समायोजन के लिए सूत्र। डायरेक्ट पूछ देता है कि श्रेणी क्रम समायोजन मतलब कि समायोजन के लिए क्या सूत्र बताइए, तब क्या करेंगे V1 इक्वल टू IR1 V2 इक्वल टू IR2 V3 इक्वल टू, इसे बताया आपको। इसमें क्या रहेगा और इस प्रकार के समायोजन में क्या होता है, धारा का मान नहीं बदलता है। तो V1 इक्वल टू IR1 IR2 IR3 कर लेंगे। अब इन तीनों का जोड़ दिए हैं तो V1 V2 V3 V4 IR1 IR2 IR3 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, हम लिखे यहाँ पे कुल विभवांतर V1 V2 V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा V हो जाएगा। तो V लिख दिए, V बराबर कितना मिल जाएंगे, सब में क्या दिख रहा है I, तो I का क्या हमने कॉमन कर लिया है R1 प्लस R2 प्लस का हो जाएगा R3। अब I से I का कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस का बच गए R3। यानी श्रेणी क्रम समायोजन के सूत्र का हो जाएगा, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग समांतर क्रम समायोजन की। समांतर क्रम समायोजन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे बच्चा पहले बना लेते हैं, यहाँ पे कि लिख लें पहले हम लोग लिख लेंगे समांतर क्रम समायोजन। इस प्रकार के समायोजन में प्रतिरोधों के पहला सिरा एक बिंदु पर दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इस समायोजन में विभव समान रहता है। देखिए उसमें क्या था, मतलब कि धारा समान था, इसमें क्या होगा आपका विभव समान होगा। जैसे समझिए बच्चा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बना लिए यहाँ बना लेते हैं हम लोग, या कुंजी लगा लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये क्या हो गया R1, ये R2, ये क्या हो जाएंगे R3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि I1, इसके लिए क्या हो जाएगा I1 क्या हो जाएगा I2 I3। इसमें धारा बदलता है बच्चा, विभव आपका समान रहेंगे, क्या रहेंगे V इसके लिए V, इसके लिए क्या हो जाएगा V, इन सब के लिए क्या रहेगा समान रहेगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग V इक्वल टू कितना मिलेगा आपको I1 बाई IR1 V2 इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे I इक्वल टू मिल जाएंगे I इक्वल टू I1 इक्वल टू मिल V बाई R1, I2 इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको V बाई R2, I3 इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको V बाई R3।
समीकरण क्या मिल जाएंगे, एक है क्या मिल जाएगा समीकरण 2, ये क्या मिल जाएगा समीकरण 3। अब लिख लेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण कितना मिल जाएगा आपको 3। इन तीनों जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएंगे I1 प्लस I2 प्लस कितना मिल जाएंगे I3 बराबर में V/R1 प्लस V/R2 प्लस में V/ कितना हो जाएंगे आपके पास R3। अब इन सबको जोड़ेंगे भाई, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएंगे आपको सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएंगे आपको I। तो I इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ पे V, सब में V दिख रहा है तो V कॉमन कर लेंगे, सब में V है तो V का कर लिए कॉमन कर लिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ कितना मिल जाएगा आपके पास R3। अब हम क्या जानते हैं I इक्वल टू कितना होता है, तो I इक्वल टू होता है बच्चा V/R। तो V/ कितना मिल जाएंगे R बराबर में 1/, मतलब कि V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V से भी कहा जाएगा कट जाएगा तो 1/R बराबर कितना मिल जाएगा आपको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ कितना मिल जाएगा आपके पास R3। अब ये जो मतलब कि सूत्र मिला ये क्या होता है समांतर क्रम समायोजन का क्या होता है सूत्र होता है, तो कहेंगे समांतर क्रम समायोजन का सूत्र। तो ये रहा सेकेंड वीडियो आपका, मतलब कि अब बात करेंगे अगले वाले टॉपिक में, मतलब कि आप बने रहिएगा ताकि अगला वाला जो टॉपिक होगा सबसे ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल हमको जानने हैं और ये जानने हैं कि मतलब कि जितना हम लोग पढ़े हैं इनका अनुप्रयोग क्या होगा, कैसे इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और किस वे से क्या करेंगे इसको देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको सबको का जो भी जिसको भी जरूरत है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसको आसानी से क्या हो जाए समझ में आ जाए।